Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. A warm welcome to Serene Pathshala. एंड आज के हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास जो आपका मोस्ट अवेटेड सेशन रहता है, द मोस्ट अवेटेड सेशंस, एंड राइट नाउ currently this is the most required sessions also for some of our students who are preparing for their phase 2 or the SSB, or maybe some more students who are preparing for campus recruitments and various types of government exams or प्राइवेट सेक्टर एग्जाम्स, जहां पर आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू यानी कि आपकी पर्सनालिटी को भी इवैल्यूएट किया जाता है आप लोगों के सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो मस्ट है। ये अच्छा होगा तभी ही आप लोग एक अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे इंटरव्यूअर के ऊपर, या जो भी आपको जॉब देने वाला है आपका एम्प्लॉयर, उसके ऊपर। ठीक है, बाकी सब भी डेली लाइफ में भी आप देखिए, जो अच्छा बोलता है आप उससे जल्दी प्रभावित होते हैं। सो बेसिकली अगर आप किसी को जल्दी प्रभावित करना चाहते हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। एंड इंग्लिश प्रोफेशनल वर्ड में जो भी आप प्रोफेशनल वर्ड आप देखते हैं, तो प्रोफेशनल वर्ड में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। सो आइए चलिए हम लोग अपना सेशंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पोकन इंग्लिश हम कैसे सीखते हैं, बिकॉज बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकैप करवा दूँ कि हम स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ग्रामर पढ़ना नो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत ग्रामर की चीज़ें, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में जब आपको कुछ नहीं पता है तो आप पूरे के पूरे फ्रेजेस पढ़ लेंगे और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, ज़रूरी है। बिकॉज इसी तरह से आप लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे और कॉन्फिडेंस के बाद में फिर फ्लुएंसी भी आ जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में आप लोगों के पास डेली लाइफ में जो आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, कौन से माहौल में कब आप कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सो उसके लिए जो ऑफिसर्स आपको ट्रेन करेंगे वो सबसे पहले आपको तहजीब सिखाएंगे। ठीक है, सो रिमेंबर यू हैव टू put into action all the etiquettes that were taught to you when you were a child। स्कूल में टीचर ने आपको ज़रूर बताया होगा ये सब चीज़ें, जो हम अपने डेली लाइफ में अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, अगर आप उसे कहना चाहते हैं कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई है ना, सो आपसे मिलकर खुशी हुई है, आप इस बात को कैसे कहेंगे। देखिए, वी हैव अ सेंटेंस ग्लैड और नाइस टू मीट यू। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, ग्लैड और नाइस टू मीट यू। अब ये बात आप जब जैसे ही किसी को मिलते ही कह सकते हैं। अब जब मुलाकात खत्म हो गई, आप जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, उस वक्त अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप उस समय कहेंगे नाइस मीटिंग यू। नाइस, इसी बात को आप इस तरह से कहेंगे। आप कहेंगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू। टू मीट यू शुरुआत में कहेंगे, ठीक है, लेकिन एंड में जब आप जा रहे हैं, जाते वक्त आप किसी को क्या कहेंगे, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना, खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। बोथ ऑफ देम दे मीन द सेम थिंग। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं हमारे सामने। देखो, जब भी कहीं कुछ खतरे का आभास है, आपको पता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप अचानक से बिल्कुल बोल पड़ते, संभाल के, देख के, है ना। तो ऐसा जब आपको किसी को वार्न करना होता है, देख के, संभाल के, तो आप कौन से फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। आज हम लोग ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जो आपको 100+ सेंटेंसेस फ्रेम करने में हेल्प करेगा। इसका बेस्ट यूज आप कैसे करेंगे, ये जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ साथ सारे बच्चे रिपीट करते चलेंगे। बताओ क्या करेंगे, रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, बोल के देखेंगे मेरे साथ साथ अभी फिलहाल, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी सेंटेंसेस का PDF मिल जाएगा कंपाइल्ड फॉर्म में, ताकि आप वहां से एक बार रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, इसको एक बार सबसे पहले मेरे साथ में बोल के देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप इसको जहां पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि इन सिचुएशंस में आपको इन फ्रेजेस को यूज करना है, तो आपको तुरंत इनको अप्लाई कर देना है। ओके, आइए चलिए देखते हैं। सो देख के, संभाल के, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वॉच आउट,
ठीक है, वॉच आउट भी कह सकते हैं आप, सिंपल बी केयरफुल भी कह सकते हैं, सिंपली आप बी केयरफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। वॉच योर स्टेप भी कह सकते हैं, वॉच योर स्टेप मतलब हम कदम रख रहे हैं कहीं पे, है ना, हम कदम कहीं पे रख रहे हैं और ध्यान से, ठीक है, सो ध्यान से, संभाल के, देख के, राइट, वॉच आउट, बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप, हम ये भी कह सकते हैं। एक बार मेरे साथ में बोल के देखेंगे, वॉच आउट, बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप, ओके। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अच्छा खतरे का आभास है, आपने किसी को कहा संभाल के, देख के, ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है, अब उसको कहना है भाई साहब जबान संभाल के, तो कैसे कहेंगे, जबान संभाल के, वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को ध्यान से, क्या कह रहे हो, वॉच योर वर्ड्स। हम ये तो जानते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, है ना, और आप ये भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, जब आप सीख रहे हैं तो आप बेसिक से ही सीखेंगे, सीधा छलांग लगा के आप सीधा एडवांस लेवल इंग्लिश पर नहीं जाएंगे, है ना। सो जब आप बेसिक कह रहे हैं, माइंड योर लैंग्वेज, हम यही कह सकते हैं। अब जिन बच्चों को माइंड योर लैंग्वेज भी नहीं पता है वो ये सीखेंगे, क्या बोलेंगे इसे, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा जिनको माइंड योर लैंग्वेज पता है वो एक दो और चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पहले तो आपको भीड़ में शामिल होना पड़ेगा, फिर उसी के बाद तो आप भीड़ से कुछ अलग करेंगे, और भीड़ से कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है। वॉच योर वर्ड्स, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आइए फिर उसके बाद, क्या मैं आपका, अच्छा बहुत सारी जगह पर मैंने यहाँ पे सिर्फ पेन लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ पेन लिखा है, लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है कुछ चीज किसी से थोड़ी देर के लिए मांगने की, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मे आई, रिमेंबर आपको अपने जो एटिकेट्स हैं, में इस मॉडल को हम कब यूज करते हैं, जब किसी से सम्मान पूर्वक कुछ आपको पूछना है, मे आई बोरो योर पेन, आप उधार ले रहे हैं उससे, है ना, सो आप क्या कहेंगे, मे आई बोरो योर पेन, ओके ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, अगला वर्ड देखेंगे। अच्छा ऑब्वियसली अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, अगर वो बहुत खुशी खुशी आपको दे रहा है तो वो कहेगा हाँ हाँ जरूर, ठीक है। अच्छा आपसे अगर किसी ने पेन मांगा है तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, आपको दोनों चीजें सीखनी है, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ मांगने की जरूरत पड़ जाती है, कोई आपसे कुछ मांगता है तो आपको हाँ या ना बोलना होता है, तो आप ये कैसे बोलेंगे, हाँ हाँ जरूर, ठीक है। सो हाँ हाँ जरूर, यस यस बाय ऑल मीन्स, है ना, यस यस ये तो आप कह ही सकते हैं, यस बाय ऑल मीन्स, बिल्कुल बेशक, हम कहते हैं हाँ हाँ जरूर बेशक। सो यस बाय ऑल मीन्स, एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे, यस बाय ऑल मीन्स, ओके ठीक है। चलो देन द नेक्स्ट वन, अच्छा पैसे से पैसा बनता है, अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट सा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। देखो हम क्या कहते हैं, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है, पैसे से पैसा बनता है, इसीलिए अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखेंगे ये चीज जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, ठीक है। ता है आ गया है तो हम देखते हैं ता है, ती है, ते है, जहां पे भी होता है हम वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मैं आपको टेंसेस का यूज, टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कैसे बनाना है इसके लिए अभी आगे आने वाले क्लासेस में वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए पैसे से पैसा बनता है, पैसा मनी, ठीक है, बनता है, अब ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है, ठीक है। सो ये ईडियम क्या है, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स, देखो इसको हमने कैसे लिखा है, बिगेट्स मतलब बनना, ठीक है। ऑब्वियसली जिनके पास पैसा है वो और बिजनेस अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे और बना सकते हैं, इसीलिए ये फ्रेज बना है, ठीक है। सो मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बनता है, इसलिए दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई अमीर यानी कि द रिच, हम कहते हैं द रिच आर बिकमिंग, होते जा रहे हैं, बिकमिंग रिचर, और अमीर होते जा रहे हैं, है ना। सो द रिच आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे। जैसे ही मैं आपको हिंदी वाला सेंटेंस बोलूंगी आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वाला सेंटेंस आपके माइंड में आ जाए। इससे पहले कि मैं इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे डिस्प्ले करूं, आप हर सेंटेंस पर एक बार कोशिश करेंगे कि आप सेंटेंस खुद बनाएं, फिर उसके बाद में आप इस सेंटेंस से अपनी सेंटेंस को मैच करें। आपका सेंटेंस इससे अलग भी हो सकता है, बस आपको थोड़ी बहुत जो मैंने आपको कहा ग्रामर के रूल्स का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, इज एम आर V1 प्लस ING, इज एम आर V1 प्लस ING, ठीक है। यहाँ पे ता है तो मैंने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया है, बस टेंस का,
ठीक है, टेंस का। और जैसे जैसे आप वोकैबुलरी सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बोलना और अच्छी अच्छी वोकैबुलरी को आप इसमें शामिल करते जाएंगे और बहुत प्यारी सी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बनती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पहले तो बहुत बेसिक आपको ये क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपका सेंटेंस इससे अलग भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपने फॉलो की हैं तो बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। अदरवाइज आप इसको एक बेस बना के पढ़ना शुरू कर सकते हैं, इसको एक बेस बना के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लर्निंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हम स्ट्रक्चर के आधार पर एक एक स्ट्रक्चर हम बनाते चल रहे हैं और उसको सीखते चल रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आप कहाँ से हो? हम कई बार जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं, हम बहुत ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, हर दिन हम किसी ना किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो जैसे ही किसी से मिलते हैं हम उससे ज़रूर पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। अगला क्वेश्चन हमारा यही होता है ना। तो आप कहाँ से हो कैसे पूछेंगे? चलो फटाफट से बताना मुझे, कमेंट करके सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि ये आप कहाँ से हो कैसे बताओगे। ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, वेयर आर यू फ्रॉम, याद रखना ये WH वर्ड के बाद ही आपका हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाएगा, है ना। आप क्या बोलेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप। अच्छा, अगर आपसे किसी ने ये सवाल पूछा, अगर आपसे किसी ने ये सवाल पूछा तो आप जवाब कैसे देंगे? मैं कहूंगी मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं यूपी से हूं। ठीक है, सो मैं कैसे जवाब दूंगी? मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं यूपी से हूं। ठीक है, इसकी जगह पर आप जहां से भी हैं आप उसको आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश में बताइए कैसे कहेंगे? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपका जो भी स्टेट होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं महाराष्ट्र से हूं, आप कहाँ से हैं? ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है मैं महाराष्ट्र से हूं, आप कहाँ से हैं? अगर आप भी वहीं के हैं तो कैसे जवाब देंगे? यही बोलेंगे ना, मैं भी यहीं का हूं, मैं भी यहीं से हूं। ये बात कैसे कहेंगे? अब मैंने कहा आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आपने कहा आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। ये भी आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो, आप ये भी कह सकते हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र से हूं। लेकिन अगर आपको ये कहना हो मैं यहीं से हूं या मैं भी यहीं से हूं, है ना, उसी जगह पर आप भी है जहां पे वो पर्सन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? देखो, आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, यहीं से। ठीक है, ये इटसेल्फ हमने क्यों लिखा है? ये हियर के ऊपर फोकस करने के लिए। आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मैं भी यहीं का हूं। आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, पहले दिन आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है जो भी मैं बोलती चलूंगी मेरे साथ साथ आप दोहराते चलेंगे। अगर आप साथ साथ नहीं दोहराएंगे तो ये मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी। ठीक है, और आप तक भी वो परिणाम नहीं पहुंचेगा जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बोलेंगे तभी ही सीखेंगे, वरना मन ही मन इंग्लिश तो अभी भी बोल लेते हो। ठीक है, अगर आप वाकई में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ दोहराते चलेंगे सारे बच्चे। ठीक है, सो आई एम फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मैं यहीं से हूं। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं नौकरी या व्यवसाय कैसा चल रहा है, भाई काम धंधा कैसा चल रहा है, कोरोना ने तो सबको बहुत परेशान किया है। खैर अभी तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे? कैसा चल रहा है, कैसा मतलब हाउ, चल रहा है इज प्रेजेंट में आपको पूछना पड़ेगा। रहा है मतलब V1 प्लस ING आएगा ही। हाउ इज द जॉब और बिजनेस गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, कैसा चल रहा है। हाउ इज द जॉब और बिजनेस गोइंग ऑन। ओके, ठीक है, चलो अब अगर आप कोई बुक कहीं पे भी बुक खरीदने गए हैं, है ना, कोई भी चीज़, अभी इस बुक की जगह पर कोई भी चीज़ होती है, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते हैं और खरीदने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि आप उससे पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है ना, क्योंकि हर चीज़ की बहुत सारी वैरायटी होती है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, तो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी खरीदी करते हैं। अब आपसे पूछना है कि इस किताब की कीमत कितनी है। मुझे ये पेन खरीदना है, मैंने पूछा इस पेन की कीमत कितनी है, ये पूछना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे? मान लीजिए किसी शॉप में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सब्जी वाले के पास जाके वहां पे अंग्रेजी झाड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो वहां पे तो चलो ठीक है, वहां पे तुम्हारा खाली प्रैक्टिस हो जाएगा लेकिन मतलब नहीं होगा।
अगर आप किसी मॉल में जाते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इंग्लिश में दोबारा रिप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आप कुछ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो इस किताब की कीमत कितनी है? अगर आपको ये बात पूछनी है, आप कैसे कहेंगे? हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? मैंने पेन का पूछना था तो मैंने कहा हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट? हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट? मुझे इस माइक का पूछना रहेगा, हाउ मच डज दिस माइक कॉस्ट? मुझे इस कैमरे का पूछना है तो मैं कहूंगी हाउ मच डज दिस कैमरा कॉस्ट? आपके पास कोई चीज है, आपके पास कार है, मैंने बोला हाउ मच डज योर कार कॉस्ट? ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत कितनी है? ओके, चलिए ठीक है। कई बार हम लोग कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हैं। अब पब्लिक प्लेस कहते ही इसीलिए क्योंकि सारी जनता वहां पे रहती है, ठीक है, और भीड़, इंडिया में तो वैसे भी भीड़ की कहीं पर भी कमी नहीं है। ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ी सी जगह चाहिए, चाहे वहां पे आप खड़े रहना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, ठीक है, जो भी है, आपको थोड़ी सी जगह चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं किसी को, क्या थोड़ा सरकेंगे भाई साहब, प्लीज थोड़ा सा सरक जाइए, है ना? तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? रिक्वेस्ट करना है। मे से याद रखना, हम लोग ने एक क्वेश्चन मे से किया था। मे से हम सम्मान पूर्वक किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट करना है, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज मूव अ बिट? थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ही सरकने बोला है। सो वुड यू प्लीज मूव अ बिट? मेरे साथ में सारे बच्चे दोहराएंगे फटाफट। वुड यू प्लीज मूव अ बिट? वुड यू प्लीज मूव अ बिट? ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, देन असुविधा के लिए खेद है। कई बार आपकी वजह से किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है ना? जैसे आपने ये वाला अनाउंसमेंट हमेशा सुना होगा ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स पर, है ना, बस अड्डे पर। अक्सर अगर कोई ट्रेन या बस लेट हो गई है, फ्लाइट लेट हो गई है, तो ये अक्सर कहते रहते हैं असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसेंजर्स समय से आ गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, है ना? सो वो कहते हैं कि असुविधा के लिए खेद है, राइट? असुविधा मतलब क्या? असुविधा के लिए खेद है मतलब सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। अगर आपने किसी को, आपको ऐसा लग रहा है आपकी वजह से थोड़ी भी किसी को कोई तकलीफ हुई है, कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। आपने किसी वियर्ड टाइम पे कॉल कर लिया, आपको ज़रूरत है, आपने किसी को कॉल कर लिया, कुछ आपने पूछना था, कुछ अर्जेंट था, ठीक है, सामने वाला तो परेशान हो गया, सोने का टाइम है, आप उसको उस टाइम पे फ़ोन करके अपना काम कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर उसे कहेंगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। एक बार मेरे साथ साथ बोलें, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। सॉरी फॉर ट्रबल यू नहीं कहना। जो भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ड आता है, ठीक है, अगर वर्ब होगा तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है। सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब हम मान लो कैब में, आजकल ओला कैब, उबर वगैरह ये सब बहुत चल रहा है ना, सो अगर आप कैब वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं या ऑटो से चल रहे हैं, तो हम तो हिंदी में कह देते हैं ना, दाहिने चलिए, बाएं चलिए, राइट? सो दाहिने से ही चलना है, सो दाहिने तरफ रहिए। अगर आपको किसी को इस तरह से डायरेक्शन देना है, अगर आपको इस तरह से किसी को डायरेक्शन देना है, कैसे कहेंगे बताओ? कैसे कहेंगे? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। हम कहेंगे कीप टू द राइट, टू द राइट, कीप टू द राइट, कीप टू द लेफ्ट। दाहिने रहिए या दाहिने तरफ या बाएं तरफ रहिए, तो आप क्या कहेंगे? कीप टू द राइट और कीप टू द लेफ्ट। ओके, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। कृपया यह काम मुझे करने दीजिए, ठीक है, कृपया यह काम मुझे करने दीजिए। अब कई बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फालतू का ज्ञान बांटते हैं, है ना, तो आप तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पोलाइटली उनको जवाब देना है, तो आप ये कह सकते हैं कि कृपया यह काम मुझे करने दीजिए, ये मेरा काम है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ इस काम को कैसे करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, आते हैं सीखने, लेकिन भूल जाते हैं और मुझे सिखाने लगते हैं, तो मैं उनको बहुत प्यार से क्या कहूँगी? कृपया यह काम मुझे करने दीजिए, है ना, कृपया यह काम मुझे करने दीजिए। कैसे कहेंगे इस बात को? प्लीज लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, प्लीज लेट मी डू दिस वर्क। और मान लीजिए वो काम, अगर आप देखो सिर्फ इतना कहेंगे, प्लीज लेट मी,
प्लीज लेट मी डू दिस वर्क। और याद रखना, अगर वो काम आप उसी के लिए कर रहे हैं, अगर वो काम आप उसी के लिए कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं फॉर यू, तो आप ये कह सकते हैं फॉर यू। ठीक है, चलिए आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अचानक, अचानक के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? ऑल एट वंस, सडनली, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। सो अचानक, अचानक आसमान काला हो गया, आसमान काला हो गया। आसमान काला होने के लिए कैसे कहेंगे? इट बिकेम डार्क, द स्काई बिकेम डार्क, ओके, और बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी, स्टार्टेड। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ऑल एट वंस, सडनली, यहां पर आप ऑल एट वंस भी कह सकते हैं और सडनली भी कह सकते हैं। काला हो गया, गया, खाया, पिया, सिर्फ इतना बोलना होता है तो हम वर्ब का V2 फॉर्म यूज करते हैं। देखिए, द स्काई बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया। द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगैन टू रेन, शुरू हो गई बारिश, एंड इट बिगैन टू रेन। ओके, ठीक है, चलिए देन द नेक्स्ट वन। अब आपको ये कहना है, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, है ना, जैसे कोई हॉरर मूवी में दिखाते हैं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, कैसे कहोगे इस बात को? अचानक, ऑल एट वंस भी कह सकते हो, सडनली भी कह सकते हो। ऑल एट वंस, सडनली, कमरे की दीवारें, द वॉल्स ऑफ द रूम, कमरे की दीवारें हिलने लगी। ठीक है, हिलने लगी। स्टार्टेड, so all of a sudden the walls of the room started shaking। अच्छा, तुम्हें अगर अचानक से कोई ये कहानी बता रहा है और तुम्हें पता है कि बेटे तू तो मेरा पागल बना रहा है, ठीक है, और आपको उसे कहना है तुम जो कुछ कह रहे हो ना सब मन गढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब मन गढ़ंत है। इस बात को कैसे कहेंगे हम? जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब मन गढ़ंत है। What you are saying, जो कुछ तुम कह रहे हो, ये पूरा कैसे? जो कुछ तुम कह रहे हो, what you are saying, या whatever भी हम कह सकते हैं। whatever you are saying is all moonshine, मतलब सब मन गढ़ंत है, तारों के शहर वाली बातें कर रहे हो तुम। ठीक है, सो जो कुछ भी तुम कह रहे हो, whatever you are saying या what you are saying, हमने कहा जो कुछ के लिए appropriate word होगा whatever। जो तुम कह रहे हो, what you are saying, सिर्फ जो होगा तब what कहेंगे, सिर्फ जो होगा तब what कहेंगे। जो कुछ मतलब जो भी कह रहे हो, whatever you are saying is all मूनशाइन, पूरी तरह से वह सब मन गढ़ंत है। इज ऑल मूनशाइन। सो मूनशाइन का मतलब क्या है? मन गढ़ंत। मूनशाइन का मतलब क्या है बच्चों? मन गढ़ंत। ओके, चलो अब यूजुअली हम देखो कहते हैं ना, उसका प्यारा छोटा सा बेटा उसकी आंखों का तारा है। अब ये आपको पता है आंखों का तारा, अगर आपने वोकैबुलरी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता है आंखों का तारा के लिए एप्पल ऑफ वंस आई। अब देखिए, ये वोकैबुलरी नहीं पढ़े होगे तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगा कि इस बात को हम कैसे कहें। इसीलिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक स्पोकन के लिए बच्चों याद रखना, थोड़ी बहुत इधर उधर की गलतियां कर दोगे चल जाएगा। प्रेपोजिशन आर्टिकल का ये वो गलती कर देते हो, उतना कोई नोटिस नहीं करता है। जो मेन आप लोगों का स्पोकन में रहना है वो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए और आपको वोकैबुलरी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकैबुलरी आएगी उतनी शानदार आप लोगों की इंग्लिश साउंड करेगी। जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर एंड लर्निंग मोर एंड मोर न्यू वोकैबुलरी। ओके, अब जो बच्चे रिटन की भी तैयारी कर रहे हैं उनको हर छोटी बात का ध्यान देना है इंग्लिश में। जो बच्चे रिटन की तैयारी कर रहे हैं उनको हर छोटी बात का ध्यान देना है इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, आ जाओ। सो उसका प्यारा छोटा बेटा, ठीक है। सो हिज, प्यारा छोटा भी है, ये बेटे की क्वालिटी है। उसकी आंखों का तारा है, इज द एप्पल ऑफ हिज आई। प्यारा, लवली, छोटा, लिटिल। सो हिज लवली लिटिल सन इज द एप्पल ऑफ हिज आई, इज द एप्पल ऑफ हिज आई। चलिए आप ये सेंटेंस बना के मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं अपनी मम्मी के आंखों का तारा हूं।
मैं अपनी मम्मी के आंखों का तारा हूँ या मम्मी पापा के आंखों का तारा हूँ। चलिए ये सेंटेंस आप लोग सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जिंदगी फूलों का तखत नहीं है, ठीक है। हम सब कोई परेशान है, किसी न किसी परेशानी से सब जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो जब आपके फ्रेंड या कोई भी आपके आसपास परेशान होता है तो आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। और हिम्मत हम कैसे देते हैं? तारों के शहर में ले जाके नहीं, उनको जिंदगी ऐसी होती है, लाइफ ऐसी ही है, कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो, फाइट करो, यू विल विन, है ना। हम इसी तरह की बातें करते हैं और हम उनको रियलिटी भी दिखाते हैं, हम उनको रियलिटी भी दिखाते हैं। कैसे? जिंदगी फूलों का तखत नहीं है, आपको पता है। अगर ईडियम मालूम है तब तो मिनटों में तुमने सेंटेंस बना लिया होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर दिमाग गोल चक्कर घन चक्कर हो चुका होगा अब तक। सो जिंदगी फूलों का तखत, फूलों का तखत के लिए हमारे पास एक इडियम है, बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी, लाइफ, नॉट, लाइफ इज नॉट, है के लिए हमने इज लिखा। हमेशा याद रखना, इंग्लिश में क्रिया सेंटेंस के बीच में आती है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है, तो ये जो कुछ भी लास्ट में आता है ना, उसको आपको सेंटेंस के बीच में ले जाना होता है। तो देखिए हमने क्या लिखा, लाइफ इज नो बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नो बेड ऑफ रोजेस भी कह सकते हैं, नॉट अ बेड ऑफ रोजेस भी कह सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नो बेड ऑफ रोजेज। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है और मेरे साथ साथ ये सेंटेंसेस बोलते चल रहे हैं। डेली लाइफ में हर आज नहीं तो कल जरूर, मतलब आज नहीं तो कल मतलब बहुत ज्यादा दूर वाला कल नहीं, आसपास के कल की ही बात कर रही हूँ। ये सेंटेंसेस यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे और जैसे ही जरूरत पड़ेगी पटाख से सेंटेंस बोल देना, ठीक है। जब ये सेंटेंसेस बोल, जहाँ पे सिचुएशन है वहां पे सेंटेंस बोलते चलोगे बच्चों, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। आइए चलिए, दिमाग से काम लो। अगर आपको किसी को कहना है ना, तो हम इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि भाई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी एकदम फूलों का तखत नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी। दिमाग से काम लो, सूझबूझ से, हिम्मत से काम लो। कैसे कहेंगे? दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। ये बात कैसे कहोगे बताओ? यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। और ब्रेन के लिए ही और एक वर्ड यूज करते हैं, नूडल्स, है ना। तो यूज योर नूडल्स अगर किसी कोई कह रहा है आपको, इसका मतलब वो सिंपली आपको कह रहा है कि अपना दिमाग का भी इस्तेमाल कर ले, ठीक है। सो दिमाग से काम लो, सोच समझ के काम करो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, ओके। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ओ, इस स्लाइड के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। सो यस, व्हेन यू से दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, ठीक है। देन अच्छा, अब कोई जब तेज बोलता है तो हम हिंदी में कहते हैं तेज, मतलब स्पीड भी और वॉल्यूम भी, स्पीड भी और वॉल्यूम भी, ठीक है। लेकिन अगर आप सही शब्द का प्रयोग करेंगे, धीमे बोलो मतलब क्या है? धीमे बोलो का मतलब क्या होता है? स्पीक सॉफ्टली, मतलब आवाज धीमी करके, लो वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा, वो वाला वॉल्यूम कम करना, स्पीड नहीं, हम वॉल्यूम कम करने की बात करते हैं। सो स्पीक सॉफ्टली, ठीक है, स्पीक सॉफ्टली।
क्वाइटली हम कह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाइटली मतलब चुप हो जाना। सो यस, ये क्वाइटली वाला वो नहीं है कि चुप होके बात करो, है ना। सो स्पीक क्वाइटली मतलब धीमे से, चुपचाप से, शांति से बात करो, ठीक है। ज्यादा शोर नहीं मचाओ, ज्यादा हल्ला नहीं मचाओ, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं। आप ये कह सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत तेज बोल रहा है, बहुत स्पीड में बोल रहा है, आपको उसका वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन उसके बोलने की गति जो है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तब आप उसे कहते हैं धीरे बोलो। तब उसको क्या कहेंगे? स्पीक स्लोली। देखिए दोनों में फर्क है। स्पीक सॉफ्टली मतलब धीमे बोलो, स्पीक स्लोली मतलब धीरे बोलो, स्पीड कम करो, वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी का एग्जैक्ट हमें अगर ऑपोजिट बोलना है ना, इसी का अगर ऑपोजिट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? स्पीक तेज बोलो, है ना। तो हम कहेंगे स्पीक क्विकली, तेज बोलो, स्पीक क्विकली, जल्दी जल्दी बोलो। भाई मुझे लेट हो रहा है, तुम इतना आराम से धीरे धीरे बोल रहे हो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और अगर कोई बहुत इतना कम धीमे आवाज में बोल रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं जरा ऊंचा कहिए, ऊंचा बोलिए, है ना। सो ऊंचा बोलो मतलब क्या? स्पीक अलाउड। याद रखना, स्पीक लाउडली नहीं कहना है। स्पीक लाउडली का मतलब चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो कि कान फट जाए, मेरे भी कान फट जाए, आसपास वालों के भी कान फट जाए, है ना। सो स्पीक लाउडली नहीं कहना है। लाउडली का मतलब होता है बहुत तेज बोलना कि शोर मच जाए, तो वो नहीं कहना है। स्पीक अलाउड तेज बोलना है, स्पीक अलाउड तेज बोलना है, ओके। चलिए ठीक है। अब वो दबे पांव कमरे में घुसा। दबे पांव मतलब ऐसे धीरे धीरे, जो उंगलियों पे आप धीरे धीरे चुपके से चल के आते हो। जैसे मम्मी दोपहर को सोते रहती थी और आप लोग क्रिकेट खेल के चुपचाप दबे पांव आते थे, है ना। या फिर रात को बहुत लेट हो गया है, पापा सो रहे हैं, सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये आए और इसकी अभी पिटाई करें, ठीक है। और आप दबे पांव आके चुपचाप सो जाते हो, फिर पापा को भी लगेगा पता नहीं कब आ गया, है ना, तो डांटने का मौका उनको नहीं मिल पाता है। दबे पांव के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? दबे पांव के लिए वर्ड है टिप टो। दबे पांव के लिए वर्ड है टिपटो, ठीक है। घुसा, ठीक है, घुसा, खाया, पिया, सोया, ठीक है। ये सब वर्ड्स V2 है ना, वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ही टिपटोड इनटू द रूम, ही टिपटोड इनटू द रूम। आइए चलिए इसी वर्ड को देख के आप ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। चोर दबे पांव घर के चारों ओर घूमा। अगेन, ठीक है, चारों ओर घूमा। वर्ब कहाँ है आपका? और V2 में लिखना है आपको, ये देखिए V2 में लिखना है, ठीक है। दबे पांव मतलब टिप टो, ठीक है। दबे पांव मतलब टिप टो, वेरी गुड, शाबाश। द थीफ दबे पांव घूमा। दबे पांव घूमना, दबे पांव चलना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टिप टो। इसको V2 में लिख दिया। द थीफ टिप टोड, चुपचाप से, शांति से, शोर भी नहीं मचाया उसने। दबे पांव पैर तो रखा उसने, मुंह से भी कोई आवाज या आसपास भी कोई आवाज या हलचल ना हो। सो द थीफ टिपटोड क्वाइटली, घर के चारों ओर, अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर, अराउंड द हाउस। द थीफ टिपटोड क्वाइटली अराउंड द हाउस, ओके, ठीक है। चलिए देन द नेक्स्ट वन, उसे समय लेने दो। कई बार होता है ना कि आप जैसे हम लोग का एज ही ऐसा है कि थोड़े से रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो शादी वादी के लिए प्रेशराइज करने लग जाते हैं, है ना, कि जल्दी करो, ये कर लो, वो कर लो, शादी कर लो, ये जॉब करो, तुम क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी करो। वो उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देना ही होता है, कुछ लोग होते ही है, उनको ज्ञान देना ही है ना। सो अब कोई जो अच्छा इंसान होता है, समझदार इंसान होता है, वो क्या कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे समय लेने दो, आराम से उसको कर लेने दो, क्या दिक्कत है ना। सो उसे समय लेने दो। कैसे कहेंगे हमें? सो लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, उसको समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, ठीक है। चलिए देन द नेक्स्ट वन। अब कोई ऐसे अगर समझ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बात कोई नहीं समझेगा तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, फिर आप उसे कहते हैं कि मुझसे पंगे मत लो, ठीक है। आपका कहने का मन करता है ना कि मुझसे पंगे मत लो। इसको कैसे कहेंगे हम? ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डोंट मेस विथ मी, क्योंकि पंगे लेने वाले हमें हर रोज मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं डोंट मेस विथ मी, ठीक है। हम कहेंगे डोंट मेस विथ मी, ओके। नाउ फोन आ रहा है, इसको क्या कहोगे? फोन आ रहा है, फोन इज कमिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फोन इज कमिंग। कहाँ से आ रहा है भाई? टीचर कहीं से आ रहा है, बेटा आ रहा है, ठीक है, शहर से बेटा आ रहा है। तो फिजिकली अगर कोई चीज आ रही होती है
है ना, तब हम कहते हैं कमिंग। ठीक है, फोन आ रहा है मतलब तुम्हारा फोन कहीं गया था घूमने, चल के आ रहा है वहां से, शहर गया था, बाजार गया था कुछ लाने, वहां से आ रहा है, नहीं ना, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है, बस फोन बज रहा है। एक्चुअली हम हिंदी में बोल देते हैं फोन आ रहा है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चे बोलते हैं फोन इज कमिंग। तो भाई फोन इज कमिंग नहीं कहना है, फोन इज कमिंग नहीं कहना है, ये गलत है। ठीक है, या तो आप अच्छा इट इज फोनिंग भी नहीं कहना है, इट इज फोनिंग आ रहा है, और फोन तो इट इज फोनिंग, ये दोनों भी गलत है, ये दोनों भी गलत है। आपको क्या कहना है, फोन बज रहा है, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। इंग्लिश में सिर्फ यही पॉसिबल है। और जितने भी फोन इज कमिंग वाले हैं ना, जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हम भी हैं फोन इज कमिंग वाले। ठीक है, ओके चलिए, देन द नेक्स्ट वन, नंगे पैर मत चलो। हमें ये कहना है नंगे पैर मत चलो। अब नंगे पैर के लिए वर्ड क्या है, वर्ड पता है तब तो आसान हो जाएगा काम, नहीं तो परेशान रहेंगे। ठीक है, सो नंगे पैर के लिए वर्ड है बेयर फुट। ठीक है, नंगे पैर के लिए वर्ड है बेयर फुट। मत चलो, डोंट वॉक, मत चलो। ये मत वाले सेंटेंसेस हमने देखे हैं, है ना, चिल्लाओ मत या मत चिल्लाओ, डोंट शाउट, डोंट क्राई, रो मत, है ना, या स्टॉप क्राइंग। अब यहाँ पे हमें क्या कहना है, नंगे पैर मत चलो, सो डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब ही होता है नंगे पाँव। ठीक है, ओके चलो द नेक्स्ट वन, वह नंगे पाँव रेत पर चला। अब आपको इतना सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस जो है उसी स्ट्रक्चर को यूज करके आपको बनाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया गया है। वह नंगे पाँव रेत पर चला, रेत पर ऑन सैंड, चला वॉक्ड, वह ही, चलो अब बता दो, अब तो बता देना है। ठीक है, लगभग लगभग पूरा बता ही दिया। ही वॉक्ड कैसे, नंगे पाँव, barefoot on the sand, he walked barefoot on the sand। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, सेंटेंसेस बन रहे। एक बार दिमाग में सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद में स्पोकन भी आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ जो सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे हैं वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, जो बन जा रहा है वो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, वह अपने घर का अकेला कमाने वाला है। ठीक है, था है, ये कहाँ से आ गया है। ठीक है, वह अपने घर का अकेला कमाने वाला है। अब कमाने वाले के लिए हम क्या कहते हैं, कमाने वाले के लिए ब्रेड विनर वर्ड यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ब्रेड विनर का मतलब होता है कमाने वाला। ठीक है, अकेला मतलब इकलौता, मतलब द ओनली। ठीक है, द ओनली या लोन, द ओनली या लोन। ठीक है, ही इज द ओनली भी कह सकते हो आप, या द लोन भी कह सकते हो। ही इज द लोन ब्रेड विनर, या द ओनली अर्नर कमाने वाला, या ब्रेड विनर भी कह सकते हो, ऑफ हिज हाउस अपने घर का, अपने घर का वो इकलौता कमाने वाला है। ही इज द लोन ब्रेड विनर और द ओनली ब्रेड विनर और द ओनली अर्नर। ठीक है, लोन का भी मतलब होता है इकलौता, ऑफ हिज हाउस। ठीक है, चलिए देन द नेक्स्ट वन, बोनस छोड़ो, महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों के साथ में कोरोना के समय में ये हुआ है ना। सो बोनस तो छोड़ो, बोनस तो क्या ही मिलेगा, वेतन भी नहीं मिला है। यहाँ पे तो हालात ऐसे हैं कि कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। सो बोनस छोड़ो, महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे आप, इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे? यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड, लीव द बोनस, बोनस छोड़ो, बोनस की तो बात ही मत करो, डोंट टॉक अबाउट बोनस, लीव द बोनस, लीव द बोनस। वेतन भी नहीं मिला है नहीं आएगा, मिला। ठीक है, सो आई डिड नॉट इवन गेट माई सैलरी फॉर मंथ्स, आई डिड नॉट इवन गेट माई सैलरी फॉर मंथ्स, कई महीनों से। फॉर मंथ्स का मतलब होता है कई महीनों से, फॉर मंथ्स का मतलब होता है कई महीनों से। फॉर मंथ्स मीन्स कई महीनों से, कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली है, वेतन भी नहीं मिला है। चलिए अब इस सेंटेंस को ट्राई करिए, ब्याज छोड़ो, उसने मूलधन भी नहीं लौटाया, ब्याज छोड़ो, उसने मूलधन भी नहीं लौटाया। ब्याज के लिए वर्ड क्या है, इंटरेस्ट, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट। ओके वेरी गुड, ब्याज छोड़ो, लीव द इंटरेस्ट, उसने मूलधन भी नहीं लौटाया, वर्ब हमेशा बीच में आ जाता है। उसने, ही डिड नॉट रिटर्न मूलधन भी, इवन द प्रिंसिपल अमाउंट,
ही डिड नॉट रिटर्न इवन द प्रिंसिपल अमाउंट. लीव द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, उसने ही डिड नॉट रिटर्न इवन द प्रिंसिपल अमाउंट. शाबाश. एक सेंटेंस और ट्राई करेंगे. मेरी मदद करना छोड़ो, उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं. मेरी मदद करना छोड़ो, उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं. मदद तो क्या ही करेगा, पूछ भी नहीं रहा है वो मेरे बारे में. ठीक है, इसे कैसे कहेंगे? मेरी मदद करना छोड़ो, उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं. अब यहाँ पे देखो, अब तक क्या था, इसके पहले देखो क्या था, ब्याज छोड़ो, तो ये क्या था, नाउन था, तो आपने लीव द इंटरेस्ट लिखा है. ठीक है, इसके पहले क्या था, ओके. देखो यहाँ पे भी क्या था, बोनस छोड़ो, है ना. सो लीव द बोनस, नाउन था यहाँ पे. ठीक है, सो आपने सीधा सीधा लिख दिया लीव द बोनस. इसके बाद क्या था, इसके बाद था ब्याज छोड़ो, ये भी क्या था, नाउन था, तो आपने लिख दिया लीव द इंटरेस्ट, लीव द इंटरेस्ट. लेकिन अब यहाँ पे देखो, मेरी मदद करना छोड़ो, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे एक वर्ब आ गया है, यहाँ पे आ गया है वर्ब. ठीक है, अब इस वर्ब को हम कैसे लिखेंगे, याद रखना, इसको V1 प्लस ING फॉर्म में आपको लिखना है. लीव हेल्पिंग मी, लीव हेल्पिंग मी, मेरी मदद करना छोड़ो, लीव हेल्पिंग मी, उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं. ही डिड नॉट इवन आस्क, पूछा भी नहीं. ये भी कहाँ पे है, पूछा के साथ में, है ना, भी या पूछा तक नहीं, तो आपने आस्क के साथ में इवन लगाया. ही डिड नॉट इवन आस्क अबाउट मी, उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं. मुझसे बात करना छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं. फिर से यहाँ पे क्या आ गया है, वर्ब आ गया है ना, फिर से क्या आ गया है, वर्ब आ गया है. बताइए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा. मुझसे बात करना छोड़ो, कई लोगों के साथ में ये हुआ भी होगा, है ना. सो मुझसे बात करना छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, है ना, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं. लीव टॉकिंग टू मी, लीव टॉकिंग टू मी, शी डिडंट इवन लुक एट मी, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं. ठीक है, चलिए आइए अगला सेंटेंस देखते हैं. अब देखो, जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर देश की अपनी राजधानी की बात करें तो वो है दिल्ली, है ना. सो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल, या दिल्ली इज द कैपिटल सिटी. स्वाभाविक है, स्वाभाविक है मतलब जायज सी बात है ना. सो स्वाभाविक है, इसको कैसे कहेंगे, स्वाभाविक है भीड़ होगी, है ना. सो भीड़ कहाँ होगी, इट विल बी क्राउडेड. दिल्ली इज द कैपिटल. स्वाभाविक है मतलब सब जाहिर है, बिल्कुल सबको दिख रहा है, या होगा ही, अगर कैपिटल है तो राजधानी में तो सब आते हैं. सो इट इज द कैपिटल, इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस, इट विल बी क्राउडेड, भीड़ होगी, इट विल बी क्राउडेड, स्वाभाविक है बिल्कुल, है ना. सो अब हम लोग इट इज ऑब्वियस को देखते हैं कैसे हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. स्वाभाविक है, जाहिर है, ठीक है, सच बात है. अगर ऐसी बातों को हमें कहना है तो हम कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि श्वेता ने झूठ बोला, जाहिर सी बात है कि श्वेता ने झूठ बोला. इट इज ऑब्वियस
जाहिर सी बात है, हम इसको कह सकते हैं इट इज ऑब्वियस दैट श्वेता ने झूठ बोला। श्वेता झूठ बोला, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं लाइड, LIED, लाइड। इट्स ऑब्वियस दैट श्वेता लाइड। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, चलिए अब यह स्पष्ट है, इसका भी मीनिंग वही है, जाहिर है, स्वाभाविक है ना। सो कोई चीज यह स्पष्ट है, इसके लिए भी आप इट्स ऑब्वियस लिख सकते हैं। इट्स, यह स्पष्ट है कि वह सही है ना। सो इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट वह सही है, ही इज राइट, वह सही है, ही इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाहिर सी बात है, स्पष्ट है, स्वाभाविक है, मतलब इट इज ऑब्वियस दैट टीना सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, सो नहीं रही है। ठीक है, सो नाटक कर रही है, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ING आएगा, और नाटक मतलब ये आपका वर्ब है, इसमें ING लगाना है। ठीक है, इसमें आपको ING लगाना है। सो देखिए सेंटेंस हमारा, जाहिर है, इट इज ऑब्वियस दैट टीना इज जस्ट प्रिटेंडिंग, टीना सिर्फ नाटक कर रही है। क्या नाटक कर रही है? टू बी अस्लीप, सोए हुए होने का नाटक कर रही है, वो सोई नहीं है ना। बचपन में हम सब ने ये नाटक किया है, शाम को खेल कूद के थक जाते थे और फिर बाद में मम्मी जब होमवर्क करने के लिए या इवन कई बार खाना खाने के लिए भी जब मम्मी उठाती थी और तुम्हारा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था, तो आप क्या करते थे? सोने का नाटक करते थे, है ना। आप में से कितने लोगों ने किया? मैंने तो खूब नाटक किया है सोने का। शाम को जब बिल्कुल थक जाते थे और मम्मी खाना खाने के लिए उठाती थी तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था, खाना भी नहीं खाना है, बस सोने दो, है ना। तो हम क्या करते थे? हम नाटक करते थे सोने का, है ना। सो इट इज ऑब्वियस दैट टीना इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी asleep. It is obvious that Tina is just pretending to be asleep. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। अब हो सकता है कि उनको अकेलापन चाहिए इसलिए आप अकेले छोड़ रहे हैं उनको, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी लायक ही हैं, बट खैर जो भी है, जैसा भी सेंटेंस हो, आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। आई विल लीव देम अकेला, अलोन। देखिए अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक वर्ड लोन किया था, लोन का मतलब है इकलौता, अलोन का मतलब है अकेला। ठीक है, अलोन का मतलब है अकेला। आई विल लीव देम अलोन। ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट वन। अब थोड़े से सेंटेंसेस देखें। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता चला कि वो पुलिस नहीं बल्कि चोर था। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसको देखते ही मुझे पता चल गया। अब जैसे ही, वैसे ही, इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? एज सून एज, देखा मतलब एज सून एज, मैंने उसे देखा, वर्ब आ जाएगा बीच में। एज सून एज आई सॉ हिम, मुझे पता चला, पता चला, आई गॉट टू नो, मुझे पता चला, आई गॉट टू नो दैट ही वॉज नॉट अ पुलिस बट अ थीफ। वह पुलिस नहीं बल्कि बट अ थीफ। ठीक है, अब एज सुन एज एक तो बोल ही सकते हैं, उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, द मोमेंट। सिंपली द मोमेंट मतलब जैसे ही, जिस पल मैंने उसे देखा, द मोमेंट मतलब जिस पल। द मोमेंट आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा। देखो बाकी सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम चल रहा है ना, मैंने उसे देखा वैसे ही चल रहा है ना। मुझे पता चला, गॉट टू नो, कि दैट, वह पुलिस नहीं, ही वॉज नॉट अ पुलिस, वह पुलिस नहीं, ही वॉज नॉट अ पुलिस, बल्कि चोर था, बट अ थीफ। बाकी सब बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे ये जैसे ही के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। एज सुन एज कह सकते हैं, द मोमेंट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो द मोमेंट आई सॉ हिम आई गॉट टू नो, गॉट टू नो मतलब पता चला, गॉट टू नो मतलब पता चला दैट ही वॉज नॉट अ पुलिस बट अ थीफ। आइए चलिए एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, एक सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पहुंचने के लिए हम क्या लिखेंगे? रीच। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे पता चला, आई गॉट टू नो दैट कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है।
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे. देखिए, द मोमेंट आई रीच्ड देयर, आप एज सुन एज आई रीच्ड देयर भी कह सकते हैं. द मोमेंट आई रीच्ड देयर आई गॉट टू नो दैट कुछ गड़बड़ है. इसके लिए हम कह सकते हैं समथिंग वॉज अमिस. वॉज या है तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे, ठीक है तो यहाँ पे हम इज लिखेंगे, ठीक है. अगर यहाँ पे था तो था होता तो हम यहाँ पे वॉज लिख सकते हैं. सो द मोमेंट आई रीच्ड देयर आई गॉट टू नो, लेकिन क्योंकि ये बीती हुई बात है तो यहाँ पे हिंदी वाले में हमने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बीती हुई बात है. आप वहाँ पे पहुंच चुके हैं और आपको पता भी चल चुका है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है. सो ये बीती हुई बात है तो ये इंग्लिश वाला सही है, ठीक है. सो द मोमेंट आई रीच्ड देयर आई गॉट टू नो दैट समथिंग वाज अ मिस. समथिंग वाज अ मिस मतलब कुछ तो गड़बड़ है. अच्छा, इंजन में कुछ भी खराबी नहीं है. अगर मुझे कहना है इंजन में कुछ भी खराबी, कुछ तो गड़बड़, खराबी, तो अमिस एक वर्ड हमने अभी अभी पढ़ा है, अमिस, उसको यूज करते हैं, ठीक है. सो इंजन में कुछ भी खराबी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नथिंग. और अगर कुछ खराबी है, कुछ खराबी होगी, कुछ गड़बड़ होगा तो आप कहेंगे समथिंग. कुछ खराबी नहीं है तो आप कहेंगे नथिंग. सो देयर इज नथिंग अमिस. There's nothing amiss with the engine मतलब इंजन में कुछ भी खराबी नहीं है. There's something amiss with the engine मतलब कुछ तो गड़बड़ है इंजन में, कुछ तो गड़बड़ है तभी तो ये आवाज कर रहा है या स्लो चल रहा है, ठीक है. चलिए, देन द नेक्स्ट वन, आपकी योजना में कुछ भी गलत नहीं है या कुछ भी गड़बड़ नहीं है. कैसे कहेंगे इस बात को? आपकी योजना में कुछ भी गड़बड़ नहीं है. अगेन अमिस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं जो अभी अभी आपने सीखा है. There's nothing अमिस, आप ये भी कह सकते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग अमिस. हमने नया शब्द सीखा है तो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं. आप बिल्कुल देयर इज नथिंग अमिस, नथिंग रॉन्ग कह सकते हैं. सो देयर इज नथिंग अमिस विथ योर प्लान. देयर इज नथिंग अमिस विथ योर प्लान. आपकी प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं है. और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप कहेंगे देयर इज समथिंग अमिस विथ योर प्लान. देयर इज समथिंग अमिस विथ योर प्लान. ओके, ठीक है. जब से वो इंडस्ट्री में है, जब से वो इंडस्ट्री में है, मैं उसका फैन हूं, है ना. कोई तो होगा जो इंडस्ट्री में जैसे ही वो आया तब से आप उसके फैन हैं, ठीक है. तो इस सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? जब से वो इंडस्ट्री में है मैं उसका फैन हूं, है ना. आइए चलिए देखते हैं. जब से के लिए हमारे पास वर्ड है एवर सिंस. जब से के लिए हमारे पास वर्ड है एवर सिंस. जब से, एवर सिंस शी हैज बीन इन द इंडस्ट्री I am her fan. Ever since she has been in the industry, I am her fan. Okay, ठीक है. चलिए, then the next one, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा. हम दोनों को यह विचार पसंद आया और हम इस पर काम कर रहे हैं तब से, ठीक है. अच्छा, एवर सिंस जब से के लिए भी यूज कर सकते हो, तब से के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या आ गया है? एवर सिंस लास्ट में आ गया है. याद रखिएगा, एवर सिंस आपके सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है. शुरुआत में या बीच में आता है तो उसका मीनिंग जब से निकलता है, लेकिन अंत में आता है तो इसका मीनिंग तब से निकलता है, ठीक है. अब देखिए, हम दोनों को यह विचार पसंद आया और हम इस पर काम कर रहे हैं. देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे. दो वर्ब्स है, पसंद आया, ठीक है, लाइक्ड, काम कर रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है. एवर सिंस, तब से. देखिए सेंटेंस अब, ठीक है. वी बोथ, हम दोनों का है ना. सो वी बोथ लाइक्ड द आइडिया, ठीक है. वी बोथ लाइक द आइडिया एंड have been working on it ever since. Have been working on it ever since. और तब से हम इसी आइडिया पर या इसी प्लान पर काम कर रहे हैं. जब से उसने डूबने से बचाया, जब से उसने डूबने से बचाया तब से उनके बीच घनिष्ठ संबंध रहा है. किसी ने आपको डूबने से बचाया हो तब से तो आप तो उसके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, है ना. सो जब से उसने डूबने से बचाया, अब शुरुआत में आ गया है जब से. एवर सिंस शी सेव्ड, डूबने से के लिए वर्ड है ड्राउनिंग, डूबने से के लिए वर्ड है ड्राउनिंग, ठीक है. सो
देयर हैज बीन अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन देम, उनके बीच घनिष्ठ संबंध रहा है. देयर हैज बीन अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन देम ever since she saved him from drowning. saved him from drowning. okay, ठीक है, चलिए. then the next one, थोड़े से हम लोग डिफिकल्ट वाले भी सेंटेंसेस, वैसे तो सिंपल सेंटेंसेस काफी सारे हम बताएंगे, लेकिन डिफिकल्ट वाले सेंटेंसेस भी बनाना सीखिए, क्योंकि रियल लाइफ में आपके जो सामने आएंगे वो अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस होंगे. ठीक है, छोटे वाले तो आपको याद भी रहेंगे और उसमें गड़बड़ ज्यादा नहीं होगा. जब थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा बन जाता है वहीं पे आप गड़बड़ करते हो, तो वो भी हम साथ साथ करते चलेंगे. जब से मैं वापस आया हूं, जब से मैं वापस आया हूं, एवर सिंस आई हैव रिटर्न्ड, तब से मैं व्यस्त हूं. अब यहाँ पे जब से और तब से 2 बार आ गया है, तो आपको एवर सिंस 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बार लिख देंगे काफी होगा. ठीक है, सो देखिए, एवर सिंस आई केम बैक, आप यहाँ पे रिटर्न भी कह सकते हैं. याद रखिएगा, जब रिटर्न लिखेंगे तब बैक नहीं लिखेंगे. एवर सिंस आई रिटर्न्ड, या फिर आप कहेंगे एवर सिंस आई केम बैक, आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त हूं. आई हैव बीन बिजी. ठीक है, मैं तब से व्यस्त हूं. आई हैव बीन बिजी एवर सिंस आई केम बैक. आई हैव बीन बिजी एवर सिंस आई केम बैक. एक सेंटेंस और देखते हैं. जब से वह विश्वविद्यालय में थी, जब से वह विश्वविद्यालय में थी, तब से उसके पास एक कार है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये उसके पास एक कार है, इसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी बिल्कुल सही है, दोनों भी एकदम बराबर है. ठीक है, सो जब से वह विश्वविद्यालय में थी, तब से उसके पास एक कार है, तब से उसके पास एक कार है. शी हैज हैड अ कार, शी हैज हैड अ कार. एवर सिंस शी वॉज एट यूनिवर्सिटी, एट यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, जब से वह विश्वविद्यालय में थी. शी वॉज एट यूनिवर्सिटी, शी हैड अ कार. देखिए, जब से जहां से शुरुआत होगी ना, उसके पहले आपको एवर सिंस लगाना है ना. सो विश्वविद्यालय में होना, एवर सिंस विश्वविद्यालय में होना, यहाँ पे इसकी शुरुआत में लिखना है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवर सिंस शी वॉज एट द यूनिवर्सिटी, कॉमा, she has had a car. ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आप शुरुआत में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. ओके, देन द नेक्स्ट वन देखते हैं. ओके, जब भी हमें किसी से सहमति जतानी होती है ना, आई अग्री विथ यू हम बिल्कुल कहते ही है. ठीक है, सो मैं पूरी तरह से सहमत हूं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, ये बात अगर आपको किसी को कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, आई टोटली अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू, ये सब तो हम कह ही सकते हैं. हमें यहाँ पे कोर्सेज में क्या करना है, हमें इन कोर्सेज में और नई नई चीज़ें सीखते रहना है. जो सब कहते हैं वो तो जानना ही है, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और भी अलग चीज़ें सीखते रहेंगे. आई टोटली अग्री विथ यू, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं आई कुडंट अग्री मोर. ये एडवांस्ड फ्रेजेस है, जो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुनेंगे या एडवांस्ड इंग्लिश बोलने वालों को सुनेंगे तो वो इसी तरह की इंग्लिश यूज करते हैं. अब आप ये सेंटेंस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बोल रहा है कि ये मेरे से सहमत नहीं है. ये एक फ्रेज है, ये एज इट इज. आई कुडंट अग्री मोर, इसका मतलब मैं इतना ज्यादा सहमत हूं कि और सहमत क्या ही हूं, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा सहमत हूं. ठीक है, सो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये सहमत नहीं है. आई कुडंट अग्री मोर ये कहना चाहता है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं, ये कहना चाहता है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं. ठीक है, नाउ अब इसको देखेंगे आप. वह कहते हैं कि यह सरकार की गलती है. वह कहते हैं, ही सेज, कि यह सरकार की गलती है, यह सरकार की गलती है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं. ठीक है, अब देखिए यहां तक आपने बनाया, और यहां पे इस फ्रेज के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इसके लिए आपके पास है आई कुडंट अग्री मोर, आई टोटली अग्रीड विथ हिम, ये तो आप कह ही सकते हैं. ठीक है, आई कुडंट अग्री मोर आप ये भी कह सकते हैं. आइए चलिए, पहला वाला पार्ट क्या है? ही सेज, वह कहते हैं, ही सेज इट इज द गवर्नमेंट्स फॉल्ट, सरकार की गलती, इट इज द गवर्नमेंट्स फॉल्ट. और एंड आई कुडंट अग्री मोर, मतलब मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत थी, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत थी.
ठीक है, अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, उसे उस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल या ही वॉज डिस्चार्ज्ड। याद रखना बच्चों, रिलीज शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। रिलीज हम तब करेंगे जब किसी को जबरदस्ती कैद किया गया है, जैसे हम कहेंगे ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, जहाँ से छुट्टी मिलने के बाद आपको आज़ादी मिल जाती है, जहाँ पे आपको जबरदस्ती रखा गया था, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्पस से रखा है तो यहाँ पे हम कहेंगे शी वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। ये नहीं कहना शी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, रिलीज हम तब कहेंगे जब वो किसी कैद से आज़ाद होगी, ठीक है। शी वॉज, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, शी वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, शी वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं कुछ नेचुरल और अननेचुरल इंग्लिश। अब ये नेचुरल और अननेचुरल इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल इंग्लिश मतलब जो कोलोकेशन होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है ना, तो उसी तरीके से इंग्लिश के भी कुछ जोड़ियां या कुछ शब्द हैं जो साथ में हमेशा आते हैं, ठीक है। उसको आप इधर उधर करेंगे, उसी वर्ड का दूसरा सिनोनिम भी यूज करेंगे तो वो गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे फास्ट का भी मतलब है तेज, क्विक का भी मतलब है तेज, लेकिन हम फास्ट ट्रेन कहते हैं। अगर आप क्विक ट्रेन कहेंगे तो ये अननेचुरल लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ गलत सा है, बेकार सा है। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, बस ये है कि इस तरह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द फास्ट ट्रेन। हम क्या कहेंगे, द फास्ट ट्रेन। बिल्कुल उसी तरह से फास्ट फूड मतलब जो चलते फिरते फटाफट तुमने खा लिया, पिज्जा खा लिया, रोल खा लिया, बर्गर खा लिया, है ना, समोसे खा लिए, सो इसको हम क्या कहते हैं, पानी पूरी खा लिया, तो इसको हम सब क्या कहते हैं, फास्ट फूड। क्या कहते हैं हम इसे, फास्ट फूड, ठीक है। अब क्विक फूड नहीं कहेंगे इसे, हम क्या कहते हैं इसे, फास्ट फूड। ओके, नाउ अ क्विक शावर। क्विक शावर मतलब नहा लेना, है ना। सो जल्दी जल्दी नहा लेना। कई बार आप आराम से भी नहाते हैं, कई बार लेट होते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी एग्जाम के पहले, इंटरव्यू के पहले जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो जाते हैं ना। अब उसको हम फास्ट शावर नहीं कहेंगे, है ना, हम उसको फास्ट शावर नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, अ क्विक शावर, ठीक है। लेट मी टेक अ क्विक शावर मतलब मैं जल्दी जल्दी नहा के आता हूँ। अ क्विक मील, खाना जल्दी जल्दी खा लेना, ठीक है, खाना जल्दी जल्दी खा लेना, उसको हम कहते हैं अ क्विक मील। अब उसको फास्ट मील नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे मैम फूड भी तो खाना है, मील भी तो खाना है, ठीक है, लेकिन फास्ट फूड का मीनिंग अलग है, ठीक है, फास्ट फूड का मीनिंग अलग है, क्विक मील का मीनिंग अलग आ गया। क्विक मील मतलब जल्दी जल्दी खा लेना, ठीक है, और फास्ट फूड का मतलब होता है जो खाना जल्दी जल्दी खाया जा सकता है, फटाफट चलते फिरते खाया जा सकता है, हम उसको फास्ट फूड कहते हैं ना। जो स्ट्रीट्स पे मिलता है, स्ट्रीट फूड भी होता है, वो सब फास्ट फूड है। ओके, सो ये कुछ गलत फ्रेजेस हैं, ये आपको नहीं कहना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, फास्ट ट्रेन, फास्ट फूड, क्विक शावर, क्विक मील। ये बातें बिल्कुल गलत है, ठीक है। आइए चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। इसी तरीके से इनको भी हम कोलोकेशंस ही कहेंगे। ये डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये कोलोकेशंस है। कोलोकेशंस कैसे हैं? कोलोकेशंस कैसे हैं? बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगाओ, इसको हम क्या कहते हैं, देखो हम कहेंगे मेक द बेड। बिस्तर लगाने को हम कहते हैं मेक द बेड, याद रखना, इसको मेक द बेड कहते हैं, ठीक है। बिस्तर लगाओ, मेक द बेड। अब मेक द बेड का मतलब बिस्तर बनाना नहीं है, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है बिस्तर लगाना, ठीक है। ओके, चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। हमें अपना बिस्तर रोज लगाना चाहिए, है ना, गंदगी में नहीं रहना चाहिए। मेक द बेड मतलब चादर वदर अच्छे से बिछा देना, पिलोज वगैरह ठीक से रख देना, व्यवस्थित करना, है ना। सो हमें अपना बिस्तर रोज लगाना चाहिए, है ना, सोने से पहले, उठने के बाद उसको व्यवस्थित कर देना है। अब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताइए? लगाना चाहिए, है ना। सो देखिए, वी शुड मेक आवर बेड डेली, वी शुड मेक आवर बेड डेली। ओके, ठीक है। अच्छा, डील फाइनल करो। डील फाइनल करने के लिए देखिए क्या कोलोकेशन आता है या फ्रेज आता है। डील फाइनल करो, ठीक है, फटाफट डील फाइनल करो यार, निपटाओ ये डील, है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको? क्लोज द डील। हम क्या कहेंगे? क्लोज
अ डील या द डील, जब हमें पता है हम किस डील की बात कर रहे हैं तो हम द डील कहेंगे, ठीक है। क्लोज अ डील मतलब डील फाइनल करना, यहाँ पे डील बंद कर देना इसका मीनिंग नहीं है। क्लोज अ डील का मतलब होता है डील फाइनल करना, क्लोज अ डील का मतलब होता है डील फाइनल करना। अब आइए चलिए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। हम सौदे को फाइनल करने वाले थे। हम सौदे को या डील को, सौदा मतलब डील ही हो गया, अग्रीमेंट भी हो गया, सो हम सौदे को फाइनल करने ही वाले थे जब हमें पता चला, हमें पता चला, वी गॉट टू नो, कह सकते हो ना, अप्लाई करो फटाफट। वी गॉट टू नो कि अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी में भी अब यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती है, कोई कमी है, अमिस, गॉट टू नो, डील फाइनल किया, क्लोज द डील, अप्लाई करो सबको और फटाफट सेंटेंस बनाओ, आ जाओ देखते हैं। देखो, वी वर अबाउट टू, हम फाइनल करने ही वाले थे, सो वी वर अबाउट टू क्लोज, वी वर अबाउट टू क्लोज द डील, सील नहीं, ये गलत है, ठीक है, हम कहेंगे क्लोज द डील व्हेन वी रियलाइज्ड, या हम ये भी कह सकते हैं वी गॉट टू नो, वी रियलाइज्ड या वी गॉट टू नो that there was a mistake या there was something amiss, कुछ तो गड़बड़ था, ठीक है, कोई गलती, something amiss भी कह सकते हो, या फिर आप सिंपली there was a mistake in the contract, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक था, ठीक है। ओके चलिए, सो this was it for the session today students. I hope you enjoyed the sessions. अब आप लोगों के spoken English के classes regular चलेंगे. I am really sorry I was occupied in something really very very important, very urgent. 2-3 दिन और थोड़ा सा है ये urgent काम, ठीक है। I will just finalize this and I will get back soon. तब तक आप लोगों के लिए alternate days classes आती रहेंगी, and after these 5 days I will start regular classes, आपकी vocabulary के sessions, आप लोगों का spoken का session, उसके अलावा आप लोगों के English grammar के सभी sessions, ठीक है, चाहे वो SSC की आप बात करो, SSC GD की बात करो, SSC CGL की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, सभी classes, सभी courses के लिए, सभी exams के लिए बहुत ही शानदार courses मैंने प्लान कर रखे हैं, सब 1 by 1 स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। रिमेंबर, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, जब क्लास ना हो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको आप रिपीट मोड पे प्रैक्टिस करेंगे, एंड स्पेशली फॉर द वोकैबुलरी एंड द स्पोकन सेशंस यू हैव टू प्रैक्टिस देम ऑन अ रेगुलर बेसिस rather than keep complaining about or keep cribbing about the classes. You can practice the previous classes so that you become completely efficient with those. Okay, and आपके ये classes, spoken classes continue होंगे. Remember English with Suman Sharma Telegram channel आप लोगों को join कर लेना है, और आज की क्लास में आप क्या क्या सीखे, कितने sentences आपको याद है, वो मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. So that's it for today. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone.